गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की टॉप करंट अफेयर्स में मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो चलिए 17 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ आप शेयर कर दी, क्योंकि एनडीए सीडीए ओरिएंटेड हम सारी करंट अफेयर्स आपको करा रहे हैं। तो ये करंट अफेयर ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सिलेक्शन के लिए काम करना। और इसके साथ ही साथ अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हो तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको फुल टू ए टू जेड एक चीज़ डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उस चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप करंट अफेयर्स में शुरू करते हैं। विच टीम क्लेम इट्स मेडन स्क्वैश वर्ल्ड कप? पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो पहली बार का अगर हम बात करें तो पहली बार भारत ने ही जीता है ना। भारत लगातार इस स्पोर्ट्स में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है, जिसके चलते भारत बैक टू बैक बहुत नाम कमा रहा है। ठीक है, तो स्क्वैश वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो उसको इस बार किसने जीता है? इंडिया ने। याद रखिएगा, इंडिया ने स्क्वैश वर्ल्ड कप को जीत लिया है। ठीक है, भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया स्क्वैश वर्ल्ड कप में, है ना, और हांगकांग को 3-0 से हराकर, ठीक है, ये टाइटल जीत लिया है। अब आप मुझे बताइए कि ये स्क्वैश वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा था? कमेंट में तुरंत बताइए, है ना। सब लोग कमेंट में बताइए कि स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ कहाँ। ठीक, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 10th एडिशन ऑफ गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड इन, है ना। तो भैया गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है और ये इसका 10वां एडिशन है। ये कहाँ पर हुआ? अब 2 ही जगह हो सकता है, या तो इंडिया या तो इंडोनेशिया। तो ऑप्शन है जकार्ता, बकलो, झांसी, अजमेर। तो 3 लोकेशन अपनी इंडिया में। इसका मतलब पॉसिबिलिटीज किसकी ज़्यादा हाई दिख रही है? इंडिया की, है ना। तो ये कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश, बकलो, है ना। ये आपका आर्मी की एक्सरसाइज है जो कि भारत में हुई, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश बकलो में 3 से 12 दिसंबर के बीच में ये ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है, और ये इसका 10वां एडिशन था, भूलिएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस बायोडीजल टू इट्स फ्यूल सप्लाई चेन विद द हेल्प ऑफ। देखो, भारत अभी तक नॉर्मल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते थे, अब बायोडीजल फ्यूल का इस्तेमाल भारत की आर्मी ने करना शुरू कर दिया है। तो भैया ये फ्यूल चेन जो इन्होंने शुरू करी है, किस कंपनी की सहायता से शुरू की है? बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, अदानी फ्यूल। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका आंसर है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मदद से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और ये अपने आप में एक अलग ही पहल है। बायोडीजल की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है ना, लैंडमार्क है भारतीय आर्मी के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टी यूटिलिटी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, है ना, यूजीवी फॉर द इंडियन आर्मी। तो भैया भारत का पहला जो यूजीवी है उसका नाम क्या है? प्रवेग 1.0, वृषभ, सुपर स्काउट 2.0, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर है सुपर स्काउट, है ना, इसे याद रखिएगा। सुपर स्काउट है ये, आप देख सकते हैं, ये अनमैन्ड है ना, और ये बिना किसी सहायता से अलग अलग एरियाज में जाके बिना ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाए पेट्रोलिंग कर सकता है ना, और जान माल की कोई हानि नहीं होनी है। क्योंकि नॉर्मली जब पेट्रोलिंग पे इंडियन आर्मी की जवान जाते हैं तो कहीं ना कहीं लैंड माइन्स का खतरा या अलग अलग तरह के जो खतरे होते हैं उससे निपटने का ये बहुत अच्छा मेथड निकाला गया है कि भैया व्हीकल का ही नुकसान होगा, इंसानों का या सोल्जर्स का नुकसान नहीं होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और उसमें ये हमारी एक और अचीवमेंट है। इंडियन आर्मीज मेजर राज प्रसाद RS ऑफ द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हैज इन्वेंटेड एन इंडिजीनियस मल्टी यूटिलिटी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल कॉल्ड सुपर स्काउट वीर 2.0। तो याद रखिएगा, ये अनमैन्ड व्हीकल है और ये बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट होगी हमारे लिए, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट देने वाला है। और इसको किसने किया? तो याद रखिएगा, मेजर राज प्रसाद RS ने इसको डिस्कवर किया, मतलब इन्वेंट किया, इसे ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हु बिकम द इंडियाज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर,
है ना। तो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना, हमारा जो है बोल सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो हेड होते हैं, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट आया था जिसके तहत CIC बना था, है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो पब्लिक ऑफिस से इंफॉर्मेशन पता करने के लिए एक सिंपल सा मीडियम बन गया था। पहले क्या होता था, पब्लिक ऑफिस में कैसे क्या हो रहा है हमें नहीं पता चल रहा था, तो हम RTI डालना शुरू कर दिया। वो RTI का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहीं से शुरू होता है ना, क्योंकि RTI CIC के अंदर आता है और CIC का जो हेड होता है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस बार जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, है ना, CIC का जो कंपोजिशन होता है उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और राजकुमार गोयल हमारे नए CIC बने हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ये एक IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, याद रखिएगा। और राजकुमार गोयल टेक्स ओथ एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। राजकुमार गोयल टुक ओथ एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर टुडे, मतलब कल हो चुका है इनका। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर द ओथ, है ना, इनको ओथ किसने दिलाई, द्रौपदी मुर्मू ने। इनका कार्यकाल रहेगा 3 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, इसे ध्यान रखिएगा। और इसको अपॉइंट करने और रिमूव करने की दोनों की पावर किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति की। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था इसके तहत इस सारी चीज़ों का स्टार्टिंग हुई है इंडिया में। अब आप मुझे ये कमेंट में बताइए कि RTI एक्ट भारत में कब आया, है ना, जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताते जाइए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन signed their first bilateral agreement for the cooperation and friendly relation in which year। ठीक है, देखो भारत के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी जो है वो जॉर्डन की यात्रा पे गए, तो ये सारी चीज़ें निकल के आई। भाई भारत और जॉर्डन के बीच में जो पहला बायलैटरल टाई हुआ था वो 1947, मतलब भारत के आज़ाद होते ही शुरू हो गया था और इसके 75 साल पूरे हो चुके हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और मोदी जी गए हैं तो ये एक और लैंडमार्क पॉइंट हो चुका है, इसे याद रखिएगा। 1947 इसका आंसर है। ठीक है, अब मुझे बेटा आप लोग कमेंट में बताओ कि जॉर्डन का कैपिटल क्या है और वहाँ की करेंसी क्या है। जल्दी से आप सब लोग कमेंट में बताइए। और मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ बहुत सारी शॉर्ट्स के थ्रू, है ना। मोदी जी 3 जगह की यात्रा में गए हुए हैं, एक है जॉर्डन, फिर इथोपिया और तीसरा ओमान। 3 देशों की यात्रा में है जिसमें 2 एशियन कंट्री और 1 अफ्रीकन कंट्री, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मोदी जी गए कहाँ पर, जॉर्डन। उसके जाते ही हमारे जॉर्डन के साथ जो पुराने रिलेशन है उनसे क्वेश्चन बनना शुरू हो गया। तो भारत और जॉर्डन के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है 1947 से है और फुल्ली डिप्लोमेटिक टाई 1950 से शुरू हुआ। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक एंड मार्किंग द स्टार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये मोदी जी जॉर्डन गए हुए हैं, अभी इसके चलते ये चर्चा में है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन दिसंबर 17 एवरी ईयर वी सेलिब्रेट। भैया 17 दिसंबर को हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? आपके पास ऑप्शन है राइट ब्रदर डे। राइट ब्रदर्स को जानते ही हैं, जिन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया था, पहला एयरक्राफ्ट, है ना, बर्नौली थ्योरम पे बेस होता है। नेशनल मैपल सिरप डे USA में सेलिब्रेट किया जाता है। ये पेंशनर डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें से क्या हम आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं 17 तारीख को? तो आंसर है ऑल। ठीक है, याद रखिएगा आज के दिन राइट ब्रदर ने प्लेन इन्वेंट किया था, उसको फ्लाई किया था। इसी दिन मैपल सिरप डे आपका मनाया जाता है USA में और पेंशनर डे इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये राइट ब्रदर्स हैं, इनको देख सकते हैं, इन्होंने बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट की, है ना। 17 दिसंबर को हम क्या क्या चीज़ें मनाते हैं, ये 3 तो है ही है। ठीक है, सतुरनाला रोमन फेस्टिवल है, आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और भूटान नेशनल डे भी आज ही के दिन सेलिब्रेट होता है। तो भाई 17 दिसंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 दिसंबर हमने कल डिस्कस किया था, विजय दिवस था, आज 17 है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये दिसंबर के सारे जो डेज हैं ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे साइंटिस्ट सजेस्ट दैट वी कैन नॉट ट्रेस द पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर ऑफ फोटोन टुगेदर। तो भैया इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है ना, बहुत टाइम से। आज से लगभग 100 साल पहले की डिबेट चालू हुई थी एल्बर्ट आइंस्टीन और नील बोर के बीच में। ये डिबेट क्या थी भाई, फोटोन के नेचर को लेकर, है ना। हम सब जानते हैं कि जो भी लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, लाइट की बात करें तो उसका डुअल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है और वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। अब अगर हम वहाँ पे बात करते हैं
तो ये डिबेट चालू हुई सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में। सॉल्वे कॉन्फ्रेंस 1927 में हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात निकल के आई, ये अंदर एक डिबेट निकल के आई। नील बोर ने बोला कि भैया अगर आप किसी फोटॉन का पार्टिकल नेचर ट्रेस करने लगोगे तो वेव नेचर अपने आप ही गायब हो जाएगा, और अगर आप उसका वेव नेचर ट्रेस करोगे किसी फोटॉन का तो भाई पार्टिकल नेचर गायब हो जाएगा, पार्टिकल का जो पाथ है वो गायब हो जाएगा। तो ये बोला किसने? नील बोर ने। और इनका टोटल 360 डिग्री एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एक साथ हो सकते हैं। और ये डिबेट जो तब शुरू हुई थी लगभग एक सेंचुरी के बाद आज जाके ये खत्म हुई। चाइना के जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर इस बात की एक्सपेरिमेंट के थ्रू पुष्टि कर दी कि भैया नील बोर वाज द राइट है, नील बोर वाज राइट, और नील बोर का ये सुझाव एकदम सही है। और अब ये थ्योरी इनकी एक्सेप्ट हो गई है कि दोनों एक साथ ट्रेस नहीं हो सकते। अगर हम एक को ट्रेस करेंगे तो दूसरा ट्रेस नहीं होगा। तो याद रखिएगा दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ ट्रेस नहीं हो सकती। क्वांटम फिजिक्स में 3 बड़े नाम है, प्लांक, बोर और आइंस्टीन। तो नील बोर उनमें से एक व्यक्ति है, इनको ध्यान रखिएगा। द प्रिंसिपल दैट वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन कैन नॉट बी ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल experiment is a core tenet in quantum mechanics often attributed to the principle of complementary proposed by Neil Bohr। नील बोर ने ये पूरा प्रिंसिपल दिया था, अब फाइनली ये जाके एक्सेप्ट हो चुका है। तो अब आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ नोबेल प्राइज विनर इज मिसिंग, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज। तो भैया देखो नोबेल प्राइज विनर जो है, अभी रिसेंटली एक नोबेल प्राइज विनर जो पीस प्राइज विनर है, 2 विनर हमारे सिस्टम में काफ़ी चर्चा में है ना, एक नरगिस मोहम्मदी और दूसरा मारिया कोरेना मचाडो। मारिया कोरेना मचाडो तो पब्लिक से ही गायब है ना, ये अवार्ड लेने नहीं आए अभी 10 तारीख को। 10 तारीख को नोबेल पुरस्कार दिया जाना था तो ये अवार्ड लेने तक नहीं है। वेनेजुला की है, इनको अवार्ड दिया गया, ये गायब हो चुकी हैं है ना, पब्लिक में दिख ही नहीं रही, मिसिंग है ये। तो आंसर तो यही है। दूसरा नरगिस मोहम्मदी की अगर हम बात करें तो आज से 2-3 साल पहले इनको भी नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ईरान की एक सोशल एक्टिविस्ट है जो महिलाओं के हितों के लिए लड़ती हैं, इनको भी ईरान की पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है बिना किसी वजह के, और नोबेल कमेटी ने डिमांड करी है कि भैया इनका जुर्म बताइए या तो इनको छोड़िए। तो अब देखिए दोनों नोबेल प्राइज़ वाले जो विनर हैं ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। देखो जो भी सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनके साथ ऐसा होता ही होता है। अब देखिए ये भी हिरासत में है और ये तो पब्लिक के सामने आई ही नहीं है, काफ़ी टाइम से पब्लिक से गायब ही है। अब कहाँ मिसिंग है कि खुद गायब है अभी तक कुछ नहीं पता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये अपना नोबेल प्राइज़ देने नहीं आई थी। ठीक है, ये कहाँ से? ये वेनेजुला से मारिया और नरगिस मोहम्मदी ईरान से। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप देख सकते हैं ये सोशल एक्टिविस्ट जो वेनेजुला की हैं ये मिसिंग है ना, पब्लिक व्यू से मिसिंग है, ये वेनेजुला की हैं और अपना जो नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है उसके लिए भी नहीं आई है ना। उस पीस प्राइज़ के लिए सबसे बड़े कंटेंडर थे हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी है ना। तो डोनाल्ड ट्रम्प को ना मिलकर साउथ अमेरिका की इस लेडी को मिल गया, तो हो सकता है कुछ वहाँ से भी कुछ एंगल बन रहा हो। लेट्स सी होता क्या है, गायब है काफ़ी टाइम से ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू GRAP4, बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। GRAP4 दिल्ली में लागू हो गया है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय डू देयर वर्क फ्रॉम होम, है ना। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर दिल्ली की CM की जो मीम्स बन रही हैं वो इसको टेम्परेचर उन्होंने बता दिया। ठीक है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए, क्योंकि भारत का एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्स होता जा रहा है ना। नॉर्मली ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्रीन या लाइट ग्रीन या येलो इंडिकेटर में होना चाहिए, लेकिन ये रेड इंडिकेटर में है। इनफैक्ट दिल्ली में तो ये बहुत ज़्यादा अब डबल हो चुका है, और छोटे मोटे जो शहर हैं जैसे यूपी का लखनऊ शहर है या आसपास के जितने भी शहर हैं वहाँ पर ये ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि जहाँ पे सांस लेना ही हानिकारक हो चुका है। तो भैया एयर क्वालिटी इंडेक्स को हमें सुधारने की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक प्रॉपर मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है ना। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर गवर्नमेंट को बहुत इत्मीनान से सोचना चाहिए, और गवर्नमेंट को क्या, हम लोगों को भी इसके लिए चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम पेड़ काट रहे हैं,
जिस तरीके से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम में सांस लेना मुश्किल होने वाला है इस पूरे देश के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इसे ध्यान रखिएगा। तो GRAP4 के तहत कितने % लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे? 50%, 100%, 150% की 200%? तो भाई इसमें है 50% लोग। 50% लोग घर पे रहेंगे, 50% लोग ऑफिस जाएंगे। ये इसका मुद्दा है, इसे ध्यान रखिएगा। GRAP4 enforced in Delhi NCR during the period of severe air pollution. Authorities are directed to mandate 50% of the employer work from home. इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। The proposed change shift strictly measure to earlier stage to better respond to Delhi annual winter pollution, है ना। स्टेज 1 100 से 200 के बीच में, स्टेज 2 200 से 300 के बीच में, स्टेज 3 300 से 400 के बीच में, स्टेज 4 450 प्लस। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के करीब पहुंच गया है और लखनऊ जैसे शहर में अभी 1-2 दिन पहले 600 रिकॉर्ड किया गया, जो कि एक वर्स कंडीशन है। तो हमारे जो भी लीडर्स हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं, इनको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि एयर पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक चीज़ है और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर हमें बहुत काम करना है, इसे ध्यान रखिएगा। हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो पैरामीटर्स हम देखते हैं, है ना, उन पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पर हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की ज़रूरत है। दैट इज़ PM2.5 एंड PM10, है ना। बाकी सब कंट्रोल में है, यही दोनों सबसे ज़्यादा हमारा लिए हानिकारक है। जो इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे पर्टिकुलेट मैटर जनरेट हो रहे हैं। पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। और ये 2.5 और 10 क्या है, ये माइक्रॉन्स की वैल्यू है। इतने माइक्रॉन्स का इनका डायमीटर होता है। हमारी जो नाक होती है नॉर्मली 40 माइक्रॉन तक के डेटा को जाने से रोक लेती है। उससे नीचे का जो होगा उसके नाक फिल्टर नहीं कर पाएगी, वो फेफड़ों तक पहुंच जाएगा। और 40 माइक्रॉन से तो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो सिस्टम में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसको हटाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शंस को भी कम करना है और प्लांट या एफॉरेस्टेशन को भी बढ़ाना है ना। स्प्रिंकलर्स करने हैं, पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो पानी से ही रुकेंगे या फिर फॉरेस्ट से रुकेंगे, एफॉरेस्टेशन करने से रुकेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इशू है और ये लंग्स में जाके लंग्स के एल्वेलीज को ब्लॉक कर देते हैं और फेफड़ों में इन्फेक्शन, फेफड़ों की एफिशिएंसी कम होना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती जा रही है। तो वैसे तो मैं कभी इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक अलार्मिंग इशू है जिसके ऊपर पूरे देश को सोचना चाहिए। हर किसी को इस बात को समझना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बहुत अच्छा करना है, ठीक है। दूसरे देश जो डेवलप्ड देश हैं उन्होंने इस इंडेक्स को बेहतर कर दिया है। चाइना जैसे देशों ने इस पर बहुत काम किया है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? भाई ये एक वो कंडीशन वापस आ रही है कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स पे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो सके। तो भाई मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जहाँ से उनको इस चीज़ का, समस्या का समाधान निकालने में मदद मिले, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मैंने आपके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना, इसे समझिए। तो फिलहाल आज के लिए बेटा हम इतना रहने देते हैं, हम फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से आप हमसे कनेक्ट रहिए, वीडियोस को और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेंगे और हमारी ये पहल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी, ठीक है। अभी मैं एक हाफ मंथ का भी करंट अफेयर का वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए जल्दी, ताकि आप एक साथ पूरे आधे महीने और फिर एक साथ पूरे महीने का रिवीजन कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते, फिर मिलेंगे कुछ और नई करंट अफेयर के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।